हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी सेकंड, जो कि बी फॉर्म 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग आज देखेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो इसमें जो हम यूनिट फर्स्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा, जिसमें से हम 2 नंबर का अलग और 7 नंबर और 10 नंबर के अलग अलग इसमें देखेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर में आया है इसमें फार्माकोलॉजी सेकंड में जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि 2020-21 में जो क्वेश्चंस आया है, या फिर हम उसको 21-22 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से हमने यूनिट वाइज क्वेश्चंस अलग किए हैं और उसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका यूनिट वाइज अलग अलग जो है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में, सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस स्टार्लिंग लॉ। तो स्टार्लिंग लॉ क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है, जो कि 2021-22 में हमारा पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, इसको देख लेते हैं। द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हार्ट के बारे में रिप्रेजेंट करता है। ये रिलेशनशिप के बारे में रिप्रेजेंट करता है, किसके बीच में, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है जो, और जो डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। तो इसमें और आगे क्या लिख सकते हैं, द लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल्स में हमारे ब्लड का वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी वहां पे इंक्रीज होता है बिफोर कॉन्ट्रैक्शन व्हेन ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जब जो सारे फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के पहले जो ब्लड वॉल्यूम हमारे इसमें वेंट्रिकल्स में इंक्रीज होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। ये हमारा स्टार्लिंग लॉ हो गया। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 21-22 में पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं या फिर पीडीएफ से आप नोट्स देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द ड्रग एक्टिंग ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, तो रा सिस्टम जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उस पर जो ड्रग है कैसे एक्ट करती है उसके बारे में हमको लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है 2019-20 में पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो हम सभी लोग जानते हैं, जैसे किडनी से रेनिन निकलता है, लीवर से जो है एंजियोटेंसिनोजिन हार्मोन्स निकलता है। तो एंजियोटेंसिनोजिन जो होता है वो रेनिन के प्रेजेंस में क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाता है, जो कि इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये इनएक्टिव होता है। फिर ये क्या करता है, एसीई के प्रेजेंस में, ठीक है, एसीई के प्रेजेंस में क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है। तो एंजियोटेंसिन सेकंड फिर आगे जाके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जो कि क्या कॉज कराते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराते हैं, सोडियम जो है आयन का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, या फिर सिंपैथेटिक चेंजेस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बी, तो इसमें जो बेसिकली ड्रग होता है वो कहाँ पे एक्ट करता है, एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को जो यहाँ पे क्या करता है, बाइंड करके इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बन पाता है, जिससे जो आगे का प्रोसेस है फर्दर नहीं हो पाता है, जो वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं कॉज करता है, यानी बीपी को इंक्रीज नहीं करता है। तो ये हमारा हो गया कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे हमारा ड्रग कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारा 2019-20 में पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन था यूनिट फर्स्ट का, तो यहाँ पे सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, जैसे वैसोडाइलेटर्स को हम नाइट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, द टाइप्स ऑफ द ड्रग रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती हैं ब्लड वेसल्स में, एंड जो क्या करती हैं, वेसल्स को डायलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल से जो है कैल्शियम आयन निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। जब इससे जो कैल्शियम चैनल जो कैल्शियम है बाइंड होता है, तो ट्रोपोनन सी है पाया जाता है यहाँ पे रिसेप्टर। ठीक है, जब उससे बाइंड करता है तो एक्टिन मायोसिन में कन्वर्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं एक्टिव और मायोसिन को, सॉरी इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जो गुआनिल साइक्लेज होता है ये जो है बेंजोलेटर नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है गुआनिल साइक्लेज में कन्वर्ट हो गया सीजीएमपी। यहाँ पे लैंग्वेज वाइज लिख दिया गया, आप इसे समझ सकते हैं। फर्स्टली दीज ड्रग नाइट्रेट जो ड्रग है कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, जो ड्रग है नाइट्रस ऑक्साइड में अपने आप को कन्वर्ट करता है बाय द एंजाइम ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज की मदद से वैसे जो है ड्रग जो है अपने आप को नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर जब नाइट्रस ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है तो एक्टिवेट करता है किसको, गुआनिलेट साइक्लेज को, जो जीसी है गुआनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। जब इसको एक्टिवेट करेगा वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में, तो जो है ये किसको इंक्रीज कर देगा, जो सीजीएमपी का प्रोडक्शन है यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएगा। जब गुआनिल जो हमारा है गुआनिलेट साइक्लेज जो है जो है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में इंक्रीज होगा, तो जो हमारे सीजीएमपी साइकिल है इसको इंक्रीज कर देगा। जब ये इंक्रीज होगा
तो ये जो हमारा कैल्शियम की एनर्जी है उसको डिक्रीज कर देगा। ठीक है, जब ये डिक्रीज करेगा इनको तो जो हमारा एक्टिवेशन है मायोसिन का ये फर्दर जो है इनहिबिट कर देगा, और जब इनहिबिट करेगा इसको जो है मायोसिन का एक्टिवेशन, तो कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं कॉज होगा, यानी रिलैक्सेशन कॉज होगा, यानी वैसोडाइलेशन हो जाएगा। तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म हो गया। आप इसको लैंग्वेज वाइज भी लिख सकते हैं, इसमें आप ये चार्ट बना के इसमें लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, एनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा रॉ सिस्टम पे वर्क करता है जैसे लिसिनोप्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, इनैलोप्रिल हो गया, रैमीप्रिल, पेंजोप्रिल, क्विनाप्रिल, मेथाइल डोपेट हो गया। ठीक है, तो इसमें तो दो ड्रग हैं जैसा कि लेबिटालोल हो गया एंड मेथाइल डोपा हो गया। ये सेफ होते हैं हमारे प्रेग्नेंट को देने के लिए, इसको सेफ माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सी ईयर में पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपका 2019-20 में पूछा गया है। और ये हमारा क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेट से हमारा 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन थे। अभी इसमें एक क्वेश्चन और है, अगला देख लेते हैं इसे। व्हाट आर द थेराप्यूटिक इंडिकेशन ऑफ द अट्रावास्टेटिन। ठीक है, अट्रावास्टेटिन का जो थेराप्यूटिक इंडिकेशन है वो क्या होता है? अट्रावास्टेटिन इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ डिसलिपिडेमिक डिमियास इंक्लूडिंग प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया एंड मिक्सी डाइसलिपिडेमिया। ठीक है, इन अडल्ट। ठीक है, तो हाइपरलिपिडेमिया के केस में यूज होता है, या इसमें मिक्स्ड डाइस इसको हम कह सकते हैं मिक्स डाइस लिपिडमिया के केस में इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, या इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया में इसका हम यूज करते हैं। इट इज यूज इन द हाइपर कोलेस्टेरोलिमिया में भी इसका यूज होता है। ठीक है, हाइपर कोलेस्टेरोलिमिया में जब जो कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो है मात्रा उसका ज्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। ठीक है, तो ये हमारा थेरापेटिक इंडिकेशन जो हमारा अट्रावास्टेटिन का था। तो थेरापेटिक इंडिकेशन का मतलब क्या हुआ कि इसका यूज क्या है जो अट्रावास्टेटिन है, तो इसको हम बेसिकली हाइपरलिपिडेमिया में इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो फर्स्ट यूनिट के हैं, ये हमारे यहाँ पे मेंशन हो गए हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं या कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उसको देख लेते हैं तो क्वेश्चन, उसके बाद हम 7 नंबर और 10 नंबर पे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन और बन सकता है कि हीमोडायनेमिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में अब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। अभी तो जो हमने देखा 2 नंबर के क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर में पहले इसमें पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन हमने मेंशन किया, उसका आंसर हमने देखा। अब हम देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन अभी बन सकते हैं हमारे इस एग्जाम के पैटर्न पे, जैसे कि किस 22-23 के एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहला है हीमोडायनेमिक्स। हीमोडायनेमिक्स क्या होता है? द टर्म हीमोडायनेमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड से लिया गया है। हीमो एंड डायनेमिक्स मतलब ब्लड एंड डायनेमिक फ्लो रेट मैकेनिज्म। द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इन विच बी स्टडी अबाउट द फ्लो रेट मैकेनिज्म। ठीक है, जिसमें हम फ्लो रेट मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं, और जो हार्ट की फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हीमोडायनेमिक्स कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इन कार्डियक फिजियोलॉजी कार्डियक आउटपुट आल्सो नोन एज द हार्ट आउटपुट। ठीक है, इसको हम हार्ट आउटपुट के नेम से भी जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो हमारे प्रत्येक वेंट्रिकल से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है पर मिनट जो है पंप करता है, यही कार्डियक आउटपुट कहलाता है। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट वुड बी अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट। ठीक है, तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर पर मिनट होता है इन हेल्दी इंडिविजुअल। द बेसिक इक्वेशन फॉर कार्डियक आउटपुट इज CO = HR/SB। तो ये हमारा हो गया बेसिक इक्वेशन हो गया। इसमें CO क्या है? कार्डियक आउटपुट है। HR क्या है? हार्ट रेट है। SB क्या है? स्ट्रोक वैल्यू है। अगला जो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं क्लासिफाई ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स को क्लासिफाई करना है हमको, ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो है डिजिटैलिस लानाटा, इसमें कौन सा आता है? डिजॉक्सिन हो गया, जिटॉक्सिन, जिटैलिन हो गया। डिजिटैलिस परफ्यूरा हो गया, इसके अंतर्गत आते हैं हमारा जिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन। फिर स्ट्रोपैंथस ग्रेटस हो गया, तो स्ट्रोपैंथिन के हो गया। स्ट्रोपैंथस कॉम्बे, इसमें आता है हमारा स्ट्रोपैंथिन G एंड आओ बियॉन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अर्जीनिया, स्किला भी कहते हैं। इसमें हमारा कौन सा ग्लाइकोसाइड हो गया? प्रोसिलियरिडिन। और अगला थियावीटिया या नैरिफोलिया, इसमें थियावेटिन हो गया। कॉन्वेला एरिया मेजेलिस, जिसमें हमारा कैनवेलोटॉक्सिन हो गया। और अगला जो है इसमें बैफो वल्गुएरिस, जिसमें हमारा बिफोटॉक्सिन हो गया। तो हमारा क्लासिफाई हो गया किसका? ग्लाइकोसाइड्स का। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है क्लासिकल एंड वेरिएंट एंजाइना के ऊपर, एंजाइना फैक्टोरिस का है ये। तो इसमें क्लासिकल एंजाइना क्या होता है, वेरिएंट एंजाइना क्या होता है। तो इसमें इट इज आल्सो नोन एज द स्टेबल एंजाइना। जो क्लासिकल एंजाइना है स्टेबल एंजाइना के रूप में भी जाना जाता है। दिस अटैक्स अकर्स ड्यूरिंग इमोशंस, एक्सरसाइज, ईटिंग। ठीक है, तो ये अटैक कब आता है जो क्लासिकल एंजाइना है? इमोशंस के टाइम, ईटिंग के टाइम, एक्सरसाइज के टाइम आता है। व्हेन मोर और इंक्रीज्ड एनर्जी इज विदड्रॉन एंड इज रिलीव्ड ऑन टेकिंग रेस्ट ड्यू टू द डिक्रीज मायोकार्डियल वर्कलोड। ठीक है, डिक्रीज कोरोनरी
कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन। इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी का परफ्यूजन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब आता है वेरिएंट एंजाइना। ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंजेमेटास एंजाइना। तो प्रिंजेमेटास एंजाइना के नाम से भी इसको जानते हैं। इन दिस एंजाइना अटैक्स अकर ड्यूरिंग स्लीपिंग एंड इट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो ये ज्यादातर सोते समय आता है, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसका हम जो है इसको हम अनुमान नहीं लगा सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ एंजाइना इज अनकॉमन फॉर्म इज सेड अनस्टेबल एंजाइना। ये अनकॉमन फॉर्म होती है, इसलिए हम इसको अनस्टेबल एंजाइना भी कहते हैं, वेरिएंट एंजाइना को। इसमें वैसोपाज्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर से पूछा गया था वो भी इसमें इंक्लूड था, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं या कौन से आ सकते थे वो भी इसमें इंक्लूड थे। अब हम इसको देखते हैं 7 नंबर और 10 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है या कौन कौन से इस यूनिट से प्रीवियस ईयर में आया है, उसको देखते हैं। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर हो गया। अब इसमें लॉन्ग में होता है 10 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, जैसे पिछली बार जो पूछा गया है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड गिव द फार्माकोलॉजी ऑफ द नाइट्रेट्स। दूसरा, क्लासिफाई ड्रग फॉर द सीएचएफ, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फार्माकोलॉजिकल एक्शन यूज इंटरेक्शन ऑफ डिजिटल, ठीक है। तो ये जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है फार्माकोलॉजी नाइट्रेट्स का है, ये हमारा 2021-20 में पूछा गया है, ठीक है। और जो हमारा क्लासिफिकेशन ड्रग फॉर सीएचएफ है, जो सीएचएफ में कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं उसका क्लासिफिकेशन, और जो मैकेनिज्म फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो हमारा यूज है डिजिटल, इसका 2020-21 में पूछा गया है, ठीक है। और जो 19-20 में क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग में, एक्सप्लेन डिटेल हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये हमारा 2 साल का जो है 21-20 और 20-21 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19-20 का इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन और उसका फार्माकोलॉजी, जो नाइट्रेट्स का फार्माकोलॉजी क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो कोलॉजी में जो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ड्रग का, वो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, ना कि स्ट्रक्चरल या फिर हम उसमें कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें जो है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला जो क्लास है ड्रग अफेक्टिंग सिंपैथेटिक टोन, ठीक है, जो सिंपैथेटिक टोन को अफेक्ट करता है। तो इसमें हम केवल आप एक हेडिंग भी लिख सकते हैं, इसमें हमने कई हेडिंग्स लिख दी हैं, आप याद कर पाए तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ड्रग दैट अफेक्ट सेंट्रल सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जो सेंट्रल सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, अफेक्ट करता है, जैसे मेथाइल डोपाइन, क्लोनिडीन। फिर दूसरा इसमें क्लास हो गया ड्रग दैट एक्ट ऑन द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, जैसे गुआनथिडीन हो गया, रिसरपिन हो गया, ठीक है। फिर गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स हो गया, जैसे हमारा ट्राइमेथापिन हो गया, ट्राइमेथाफियोन हो गया। फिर आता है इसमें अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, जैसे हमारा प्राजोसिन हो गया एंड फेंटोलामाइन हो गया। अगला इसमें बीटा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है, प्रोप्रेनोलॉल हो गया, एटिनोलॉल हो गया। तो ये हमारा पहले क्लास का ड्रग हो गया, जैसे सिंपैथेटिक टोन को जो अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें जो दूसरा क्लास है वैसोडाइलेटर्स है। वैसोडाइलेटर्स में कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो इसमें हो गया हमारा जो डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स है, जैसे आर्टेरियल डायलेटर्स में हाइड्रालाजिन हो गया, वैलेंस वैसोडाइलेटर्स में मिनॉक्सिडिल हो गया। अगर आपको ये क्लास नहीं याद रहती है तो आप एक क्लास भी याद करके उसमें लिख सकते हैं। जैसे ए में हमारा था ड्रग अफेक्टिंग सिंपैथेटिक टोन, तो आप उसके अंतर्गत बिना कोई हेडिंग आए भी ड्रग का क्लासिफिकेशन नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप हेडिंग वाइज लिखते हैं तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आता हमारा दूसरा जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसका हमारा निफेडिपिन हो गया। अब इसमें आता है एजेंट एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। रास सिस्टम पे जो ड्रग एक्ट करती है एंटी अरिथमिक में, तो सबसे पहले हो गया रेनिन इनहिबिटर, ठीक है। रेनिन इनहिबिटर में हमारा एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में हमारा सारालोसिन हो गया, और इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल एंड इनालोप्रिल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है। ये 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं आपको, इसमें भी 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डायबिटिक्स में, एंटी हाइपरटेंसिव में डायबिटिक्स भी दिया जाता है। सॉरी, अभी हमने एंटी अरिथमिक बोल दिया था, एजेंट एक्टिंग रास सिस्टम में, वो एंटी हाइपरटेंसिव होगा, ठीक है। तो डायबिटिक्स में भी इसमें ड्रग आता है, जैसे थायाजाइड का हो गया, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड हो गया, फ्यूरेसिमाइड हो गया एंड ट्राई एंटीरियोनिन हो गया। तो ये हमारा डायबिटीज का भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो है 3rd क्लास में बांटा गया है। उसमें बहुत सारी ड्रग दी गई हैं, जैसे थायाजाइड में कई सारी ड्रग दी गई हैं, तो इसमें आप 2-2 ड्रग इसमें लिख सकते हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का है। अब देखते हैं इसमें जो फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमें लिखना है फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। तो आप लोग 4th सेमेस्टर से ही जानते हैं कि जो फार्माकोलॉजी किसी ड्रग का या किसी के बारे में फार्माकोलॉजी पूछते हैं तो उसमें क्या लिखना रहता है, ठीक है। सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, और उसको फार्माकोकाइनेटिक्स लिखेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स लिखेंगे, एडवर्स इफेक्ट लिखेंगे, उसके यूजेस लिखेंगे। तो ये सब हमको लिखना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नाइट्रेट्स होता क्या है, ठीक है। तो इसको हम वैसोडाइलेटर्स के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑल्सो नोन एज नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स को वैसोडाइलेटर नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। दिस टाइप्स ऑफ ड्रग रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स इन ब्लड वेसल्स
विच कॉज द वेसल्स टू डायलेट। ठीक है, क्या करती है, वेसल्स को हमारा डायलेट करती है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर वाले में भी देखा था कि यहाँ पे जो है कैल्शियम चैनल पे आ जाता है, इसलिए कैल्शियम आयन निकलते हैं। जो कैल्शियम आयन जो होते हैं साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब बाइंड होते हैं तो हमारे ट्रोपोनिन सी रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। ठीक है, जो ट्रोपोनिन सी पे बाइंड होते हैं तो क्या करते हैं, सॉरी, तो ये जो एक्टिन ट्रोपोनिन सी पे बाइंड करते हैं तो मायोसिन को क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं, जो सॉरी मायोसिन के एक्टिवेशन को इन्विट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी इन्विट नहीं करते हैं, एक्टिवेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है जब नॉर्मल केस में होता है। ठीक है, फिर जो हमारा वैसोडाइलेटर्स होता है वो क्या करता है, अपने आप को नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, किसके प्रेजेंस में, ग्लूटाथियन ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपने आप को क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या होता है, फिर इसमें जो गुआनिलेट साइक्लेज पाया जाता है वो क्या करता है, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में हमारे जो सीजीएमपी है इसके प्रोडक्शन को जो है इंक्रीज कर देता है, और जो सीजीएमपी है जो हमारे कैल्शियम चैनल के एंट्री को यहाँ पे कम कर देती है, जो हमारा ट्रोपोनिन सी पे होता है। ठीक है, जब ये हमारा एंट्री यहाँ पे कम हो जाता है तो हमारा जो एक्टिवेशन है मायोसिन का वो यहाँ पे कम हो जाता है। फिर एक्टिवेशन कम होता है तो हमारा वैसोडाइलेट हो जाता है, वैसोडाइलेशन होता है, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। तो हमारा हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, फर्स्टली दीज ड्रग यानी नाइट्रेट्स कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, किसके मदद से, ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज एंड एल्डिहाइड रिडक्टेज के प्रेजेंस में। ठीक है, फिर जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक्टिवेट करता है किसको, गुआनिलेट साइक्लेज इन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, और जो हमारे सीजीएमपी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। फिर सीजीएमपी क्या करता है कि डिक्रीज करता है हमारा कैल्शियम आयन को ट्रोपोनिन सी से बाइंड करने में, जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर सकता है, करता है। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सॉरी, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम लोग देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकाइनेटिक्स क्या होता है। तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है ओरली होता है, वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बायोमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर में होता है। इसका डोज क्या होता है, 20 to 25 mg ओडी या टीडीएस, यानी 3 times a day और या एक टाइम इसमें जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार होगा उसी प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होता है, फेशियल फ्लशिंग होता है, कंजंक्टाइनल इन्फेक्शन, थ्रोम्बिंग, हेडेच, डिजीनेस, पॉल्पिटेशन, मसल स्टिफनेस, फ्लूइड रिटेंशन, ओडेमा, सीएचएफ, ट्रिमर, मसल्स क्रैम्प, उसका एडवर्स इफेक्ट हो गया। अब इसका यूज देख लेते हैं क्या होता है। हाइड्रोलाजीन इज यूज नाउ रेयरली एज ए सेकंड लाइन अल्टरनेटिव ओनली। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद डायबिटिक्स, इसको डायबिटिक्स के साथ में यूज कर सकते हैं। इसमें मिनॉक्सिडी जो इसके अंतर्गत आता है ये हमारा एलोपेशिया में यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाइट्रेट से। ये क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे 21 पेज में पूछा गया था। इसमें हमने देख लिया कि एंटी हाइपरटेंसिव का जो क्लासिफिकेशन हमने देखा और उसके बाद हमने फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स देखा। ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो इसमें 10 नंबर में जो अगला क्वेश्चन है वो है क्लासिफाइड ड्रग फॉर सीएचएफ एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फार्माकोलॉजिकल एक्शन यूजेस इंटरैक्शन ऑफ डिजिटलिस। ठीक है, तो इसमें हमें सीएचएफ के लिए ड्रग को क्लासिफाई करना है और उसके डिजिटलिस का हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है, उसका यूजेस लिखना है। तो उसको देख लेते हैं। इसमें राइटिंग थोड़ी सही नहीं है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं इसको देख के। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ड्रग यूज इन द सीएचएफ कंडीशन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज डिक्रीज एंड द हार्ट अनेबल टू पंप द ब्लड इन द ऑल ओवर ऑर्गन। ठीक है, तो सीएचएफ में होता क्या है कि इसमें जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हार्ट जो है ब्लड को पंप करने में जो सक्षम नहीं होता है, अनेबल होता है। ठीक है, ऑर्गन में भेजने के लिए। ठीक है, एंड द ड्रग विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन दे आर कॉल्ड पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग। तो जो मतलब जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती हैं वो पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग कहलाती हैं। एंड पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग आर यूज्ड कॉल्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ सीएचएफ। ठीक है, और यही ड्रग जो है सीएचएफ के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। द ड्रग विच आर यूज इन द सीएचएफ कैन कैटेगराइज। ठीक है, पहला हो गया कार्डियक ग्लाइकोसाइड, दूसरा हो गया बीटा एडिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट, तीसरा हो गया बाई पायरिडीन डेरिवेटिव। ठीक है, उसके नेचर पे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दियर नेचर कौन कौन से ड्रग हो सकते हैं इसको देखते हैं। अब इसमें पहला कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड आर दोज ड्रग विच एक्ट ऑन द हार्ट एंड दे आर पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इन नेचर एंड दे are used in the CHF. The glycosides molecule is the secondary metabolites of the plant in the it is obtained from the plant Digitalis purpurea, D lanata and Strophanthus. ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, Digitalis purpurea से या D lanata से या फिर हम इसको कह सकते हैं Strophanthus। ठीक है, and they basically chemically digoxin and digitoxin from plants। तो इसे क्या जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्राप्त होते हैं वो डिजॉक्सिन होते हैं, डिजिटॉक्सिन होते हैं। ग्लाइकोसाइड कंपेयर्ड
ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोन पार्ट एंड एग्लाइकोन पार्ट। ठीक है, तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोन पार्ट होता है, एग्लाइकोन पार्ट होता है, यानी हम शुगर और नॉन शुगर पार्ट भी कह सकते हैं। द कार्डियोग्लाइकोसाइड ग्लाइकोन पार्ट इज शुगर एंड द एग्लाइकोन पार्ट इज द स्टेरॉइडल रिंग एंड एक्ट ऑन द हार्ट एंड इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन ही बढ़ाना रहता है, तो ये ड्रग क्या करती है कि हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, जिससे हमारे सीएचएफ में सीएचएफ को ट्रीट करती है। ठीक है, हमको जो है डिजिटैलिस के बारे में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना था, फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना था डिजिटैलिस के बारे में। तो हम इसका बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का देख लेते हैं। तो इसमें डिजिटैलिस, डिजिटॉक्सिन, जीटॉक्सिन, इसके किसी के बारे में पूछता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसका नाम डाल के। तो बेसिकली हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं और उसका हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो एक कैल्शियम चैनल होता है, सोडियम चैनल होता है, जिससे कैल्शियम चैनल इन होते हैं, सोडियम चैनल बाहर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को सोडियम चैनल अंदर आते हैं, 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम चैनल अंदर आते हैं। किसके थ्रू? और सोडियम एटीपेस पंप के एक्सचेंजर के थ्रू। ठीक है, जब कैल्शियम चैनल अंदर आते हैं तो मोर कैल्शियम चैनल कंसंट्रेशन उनका बढ़ जाता है। ठीक है, फिर जब ये साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड होते हैं तो आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करते हैं, मतलब कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसको हम लैंग्वेज वाइज समझ सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं। इन द कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन ऑफ द सीएचएफ द आइनोट्रोपिक एक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज डिक्रीज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मतलब सीएचएफ के कंडीशन में क्या होता है कि जो आइनोट्रोपिक कंडीशन होती है हार्ट मसल की, वो कम हो जाती है। इन द कार्डियक मसल सोडियम आयन पोटेशियम एटीपी पंप इज प्रेजेंट विच इज रेगुलेटेड बाय द एडीपी। मतलब जो प्रेजेंट होता है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है, किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? एडीपी के द्वारा। व्हेन द सोडियम पोटेशियम पंप इज रेगुलेट इन नॉर्मल कंडीशन दे टुक 2 पोटेशियम आयन टू आईसीएफ फ्रॉम द ईसीएफ। ठीक है, जब ये नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो क्या होता है, जो 2 पोटेशियम आयन है वो 2 क्या होते हैं कि आईसीएफ में आते हैं, किसके थ्रू? ईसीएफ, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर करते हैं इन नॉर्मल कंडीशन में। एंड 3 सोडियम गोज आउटसाइड फ्रॉम द आईसीएफ टू ईसीएफ। और जो 3 सोडियम चैनल है वो बाहर जाते हैं कहां से? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस सोडियम पोटेशियम एडिपोज पंप नेगेटिव पोटेंशियल इज डेवलप्ड व्हिच इज एसेंशियल फॉर द आगे देखते हैं डीपोलराइजेशन, जो कि डीपोलराइजेशन के लिए नेसेसरी होता है। बिसाइड्स द सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर प्रेजेंट व्हिच इज एक्सचेंज द सोडियम कैल्शियम एंड सोडियम आयन फ्रॉम ईसीएफ टू आईसीएफ एंड आईसीएफ टू एसएफ फॉर बिलोंगिंग आयंस। मतलब क्या होता है कि इसमें सोडियम पोटेशियम पंप होता है, कैल्शियम पंप होते हैं, क्या करते हैं कि आयन का एक्सचेंज करते हैं, कैल्शियम से सोडियम में, सोडियम का कैल्शियम से, ईसीएफ से आईसीएफ में, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसका एक्सचेंज करते हैं। व्हेन द कार्डियक ग्लाइकोसाइड गिवन, जब कार्डियक ग्लाइकोसाइड दिया जाता है, देन इट बाइंड विद द सोडियम पोटेशियम एडिपेस। फिर क्या करते हैं कि बाइंड हो जाते हैं मतलब सोडियम पोटेशियम एडिपेस से एंड ब्लॉक द पंप, और ब्लॉक कर देते हैं पंप को, यानी पंप को ब्लॉक कर देते हैं बाइंड करके। जब कार्डियक ग्लाइकोसाइड, डिजॉक्सिन, डिजिटैलिस, ये सब हो गया, ये सब जब हम ड्रग देते हैं तो ये सोडियम पोटेशियम पंप से बाइंड होकर उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ब्लॉक हो जाता है तब क्या होता है? व्हेन द सोडियम पोटेशियम एडिपेस पंप इज ब्लॉक देन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन इनसाइड द सेल और इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज इंक्रीज। ठीक है, जब ब्लॉक हो जाएगा तो सोडियम आयन बाहर जा नहीं पाएगा, तो उसका कंसंट्रेशन जो है हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो है बढ़ जाएगा। फिर आगे देखते हैं ऑन मेंटेनिंग द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर आयन इज इट एक्सेल द सोडियम आउटसाइड एंड द कैल्शियम कम्स इनसाइड द आईसीएफ। ठीक है, फिर क्या होता है? व्हेन द calcium ion concentration increase in the cardiac cell then it activate the cytoplasmic reticulum to release more calcium ion। ठीक है, जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा हमारा आईसीएफ में, तो ये क्या करेगा? साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि सोडियम कैल्शियम आयन और भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एंड व्हेन द कैल्शियम आयन इज इंक्रीज देन इट बाइंड विद द troponin C receptor। ठीक है, troponin C से बाइंड होगा एंड आफ्टर बाइंडिंग द रिसेप्टर इज एक्टिवेट एंड द एक्टिन एंड मायोसिन एंड ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट एंड दिस इज अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग। ठीक है, फिर क्या होगा? जब एक्टिन मायोसिन से बाइंड होगा तो ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देगा, और जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देगा फिर वही चाहिए था सीएचएफ के ट्रीटमेंट में, इसे हम आइनोट्रोपिक ड्रग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड का। तो एब्जॉर्प्शन इसका कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द डिजिटॉक्सिन इज ग्रेटर देन द डिजॉक्सिन। ठीक है, डिजिटॉक्सिन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किससे ज्यादा होता है? डिजॉक्सिन से ज्यादा होता है, बिकॉज डिजॉक्सिन आफ्टर रिएक्शन इनसाइड द बॉडी कन्वर्ट इनटू द 2 हाइड्रोक्सी डिजॉक्सिन एंड इट
is inactive form, so the absorption and bioavailability is less, about 20 to 25%. But in the case of digitoxin, their bioavailability is very much effective and it is near about 90 to 92%. तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है? जो डिजिटॉक्सिन होता है. सो डिजॉक्सिन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन एंड द डिजिटॉक्सिन कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स और कैप्सूल. तो इसको हम ओरली भी दे सकते हैं, लेकिन जो डिजॉक्सिन है उसको हम इंजेक्टली या इंजेक्शन के रूप में देते हैं. ठीक है. इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? तो प्लाज्मा डिजॉक्सिन परमिएबिलिटी ऑन हार्ट डिक्रीज. ठीक है. ये क्या करता है कि हार्ट की परमिएबिलिटी डिक्रीज होता है. हाफ लाइफ जो डिजिटॉक्सिन का होता है 35 से 40 घंटे होता है. ठीक है. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बोथ डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन कार्डियोग्लाइकोसाइड ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर. एस्टिमेशन कहाँ होता है? इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ द कैटाबॉलिक प्रोडक्ट फ्रॉम द यूरिन. एंड थेरापेटिक यूजेस क्या है इसके? सीएचएफ में यूज होता है, एरिथमिया में यूज होता है. एंड और इसका हम एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है. कार्डियोग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस सेवरल साइड इफेक्ट टू 3 रीजन. It overactivate the parasympathetic system. It increases the calcium ion concentration in the intracellular fluid. It decreases the potassium concentration in the extracellular fluid. And इसका adverse effect GIT पे क्या होता है कि डायरिया, नाउसा, वोमिटिंग, GIT, बैक एब्डोमिनल पेन कॉज कर सकता है. आई में ब्लड विजन हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी ग्रीन एंड येलो. ठीक है. इसमें हम कह सकते हैं कलर का भी इसमें डिफरेंस हो सकता है. सीएनएस में क्या करता है? हेडेक कॉज करता है, ड्रॉजीनेस, फटीग, डिस्ट्रीब्यूशन, कार्डियक इफेक्ट क्या है? बीपी इंक्रीज कर सकता है. ठीक है. तो ये हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन हो गया. हमने देख लिया डिजिटैलिस का या फिर कार्डियोग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजी, ये सब देख लिया. अब देखते हैं 7 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ठीक है. इसको देख लेते हैं. अब आते हैं 7 नंबर वाले क्वेश्चन में. तो इसमें डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन. ठीक है. तो डिजॉक्सिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको सेम वैसे होगा जैसे हमने अभी कार्डियोग्लाइकोसाइड का देखा था, बस उसमें जो है कार्डियोग्लाइकोसाइड की जगह आप डिजॉक्सिन इसको लिख सकते हैं. ठीक है. तो इस 7 नंबर का क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं. हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है 2021-22 में पीछे करंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. ठीक है. फिर अगला जो क्वेश्चन है, क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट ऑफ स्टेटिन्स. ठीक है. तो इसको देख लेते हैं कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं किसका? स्टेटिन का. तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होता है क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है ज्यादा हो जाता है लिपिड का हमारे ब्लड में, तो ये क्या कहलाता है? हाइपरलिपिडेमिया कहलाता है. ठीक है. एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द लिपिड इन ब्लड इज कॉल्ड द हाइपरलिपिडेमिया. तो यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं. ये जो हमारा नॉर्मल कंडीशन है, जैसे इसमें लोअर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जो मैंने हेल्थी कोलेस्ट्रॉल लेवल है. ठीक है. फिर हाइपरलिपिडेमिया में क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोअर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स तो पाए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी पाया जाता है और रेड ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स भी पाया जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप प्लॉक नहीं देख रहे थे, यहाँ पे एक प्लॉक का फॉर्मेशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो है डिपॉजिट हो जाता है ब्लड वेसल्स पे. ठीक है. तो यहीं पे जो है ब्लड का फ्लो धीरे धीरे हो सकता है कम हो जाए, तो यही हमारी कंडीशन होती है हाइपरलिपिडेमिया की. ठीक है. अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं और स्टेटिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन में जो क्लास वाइज डिवाइड किया गया, सबसे पहला एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर, दूसरा इसमें बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट, और तीसरा जो टाइप है फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव है, चौथा जो टाइप है एलडीएल ऑक्सीडेशन इनहिबिटर है, पांचवा जो पायरिडीन डेरिवेटिव है, छठा जो है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर है. ठीक है. फिर इसमें हम कह सकते हैं कि जो एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज है इनहिबिटर्स है, इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है? एचएमजी का मतलब 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ग्लूटारिको एंजाइम, या इसे हम स्टेटिन कहते हैं. ठीक है. इसी को हम स्टेटिन कहते हैं. एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज को हम स्टेटिन कहते हैं. ठीक है. तो इसको दोनों नाम से भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में. तो इसके अंतर्गत जो ड्रग आती हैं उसको देख लेते हैं. इसमें लोवास्टेटिन, सीमास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, अटोरवास्टेटिन, पिटावास्टेटिन, मेटास्टेटिन, रोसोवास्टेटिन, फ्लोवास्टेटिन. ठीक है. तो इसमें स्टेटिन सब जुड़े हैं, लोवास, लावा, प्रावा, ट्रोवा, पिटावा, मेटा, रोजोया, रोजोवा एंड फ्लोवा. इसमें स्टेटिन आप लगा देते हैं. ठीक है. तो ये हमारा हो गया स्टेटिन कैटेगरी, यानी एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर. फिर अगला क्लास जो है बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट. ठीक है. बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट इसको हम रेनिन कहते हैं. तो ये आपको नाम याद रखना है. आपको यहाँ से या इस दोनों नाम से आपसे अलग अलग नाम से पूछ सकते हैं. जैसे एग्जाम में आ सकता है बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट के नाम से या फिर रेनिन के नाम से. ठीक है. तो इसमें जो ड्रग आती है वो कोलेस्टाइरामीन हो गया एंड कोलेस्टिपोल हो गया, बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट हो गई. फिर आता है फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव. फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन से ड्रग है? क्लोरफाइब्रेट हो गया, फिनोफाइब्रेट हो गया, सिप्रोफाइब्रेट हो गया, बेंजाफाइब्रेट हो गया, गैमीफाइब्रेट हो गया, फ्लूवोस्टेटिन हो गया. ठीक है. तो ये फ्लूवोस्टेटिन आप समझ सकते हैं कि वहां स्टेटिन में ना हो कि फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव में रखा गया है. ठीक है.
तो यहाँ पे भी सब फाइब्रिक एसिड से फाइब्रेट होता है। तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन, क्लोरो, फिनो, सिप्रो, बेंजा, गैमी, फाइब्रेट आप इसमें यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगली जो क्लास है इसमें चौथी क्लास क्या है, एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ऑक्सीडेशन इनहिबिटर है। तो इसकी में जो ड्रग आती है प्रोब्यूकॉल है। फिर अगला जो पायरिडीन डेरिवेटिव्स है, इसमें कौन सी ड्रग आती है, निकोटिनिक एसिड हो गया, निकोटिनामाइड हो गया। फिर अगला जो इसमें क्लास है कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, इसमें एजेटिमाइड हो गया। अगला इसमें एक और क्लासिफिकेशन मिससेलेनियस सेशन में, तो इसमें बीटा सीटोस्टेरॉल हो गया एंड डेक्स्ट्रोथायरॉक्सिन हो गया। तो ये हमारा हो गया एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्या है, जो एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज या फिर स्टेटिन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ मेवेलोनिक एसिड। तो मेवेलोनिक एसिड पास भी आप पढ़ चुके हैं फार्माकोग्नोसी में, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज कैटालिसिस सिंथेसिस ऑफ मेवेलोनिक एसिड पाथवे, मेवेलोनिक एसिड फ्रॉम एचएमजी कोएंजाइम एंड इज द स्टेट लिमिटिंग स्टेप इन द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये क्या होता है कि स्टेट लिमिटिंग स्टेप होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस में। तो सबसे पहले होता है लीड टू अप रेगुलेशन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर इन द लीवर, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं लीवर में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो एसिटिल को एंजाइम होता है वो एसिटिल को एंजाइम जो होता है वो एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वहां से क्या होता है कि ये जो है एचएमजी को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। फिर वो कहाँ पे कन्वर्ट होता है, मेवेलोनिक पाथवे में, मेटाबॉलिक पाथवे में मेवेलोनेट के रूप में कन्वर्ट होता है। मेवेलोनेट से क्या बनता है, मेवेलोनेट पायरोफॉस्फेट बनता है। फिर उससे क्या बनता है, आइसो पेंटाइल पीपी यानी एनसीओ प्रिन एसिड ऑइड प्रिकर्सर बनता है, ठीक है। उससे जेरानाइल पीपी बनता है। फिर उसके बाद क्या होगा, फर्नेसिल पायरो पी बनता है। फिर ये क्या है, आयल ट्रांस जीरेनिल पायरोफॉस्फेट बनाता है। फिर ये प्रीमाइलेटेड प्रोटीन्स बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन किसका, स्टेटिन का, कि कैसे कोलेस्ट्रॉल बनता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली मैकेनिज्म में कि कैसे कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बनता है। अब हम देखते हैं कि ड्रग का क्या इफेक्ट होता है। तो जो ड्रग है स्टेटिन जो दिया जाता है बेसिकली कहाँ पे बाइंड करता है, एचएमजी को एंजाइम पे बाइंड कर रहा है, ठीक है, रिडक्टेज पे। ये यहीं पे बाइंड करके यहाँ से फिर आगे का प्रोसेस जो है बंद कर देता है। आगे का प्रोसेस जब बंद हो जाता है तो फिर से इसमें जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता या कम होता है, जिससे हमें हाइपरलिपिडेमिया के केस में आराम मिलता है, ठीक है। तो इसको हम एंटी हाइपरलिपिडेमिया के रूप में इसका यूज करते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है, जैसे हेडेक हो गया, वोमिटिंग हो गया, या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट हो गए। तो हमारा क्वेश्चन हो गया एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टेटिन। ये 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पे कंप्लीट होता है, जो कि 2020-21 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। फिर क्वेश्चन है अगला इसमें, क्लासिफाइंग एंटी हाइपरलिपिडेमिक एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज। मतलब जो 21-22 में भी पूछा गया था यही क्वेश्चन, बस इसमें क्या है कि यहाँ पे स्टेटिन के नाम से पूछ लिया था, यहाँ पे जो है एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर के नाम से पूछ लिया है। यहाँ पे केवल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछे थे, यहाँ पे फार्माकोलॉजी भी पूछा गया है। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला जो क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्लासिफाइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड राइट डिटेल नोट ऑन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये हमारा 2019-20 में पूछा गया है। तो इसको देख एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है ड्रग अफेक्टिंग सिंपैथेटिक टोन। सिंपैथेटिक टोन को कौन से ड्रग अफेक्ट करते हैं, तो इसमें हमने बताया था आपको, बताने का प्रयास किया था कि जैसे आप इसमें या तो हेडिंग वाइज लिख सकते हैं या फिर सीधा ड्रग का नाम लिख सकते हैं मेन कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो है हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिया है, आप इसको जैसा भी याद कर पाए वैसे लिख सकते हैं। तो ड्रग दैट अफेक्ट सेंट्रल सिंपैथेटिक एक्टिविटी से मिथाइल डोपा हो गया, क्लोनिडीन हो गया। फिर आता है ड्रग दैट एक्ट ऑन द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, जैसे गुआनथीडीन हो गया, रिसरपिन हो गया। फिर होता है गैंग्लियानिक ब्लॉकिंग एजेंट, जैसे कि ट्राइमेथाफिन हो गया। इसके बाद आता है अल्फा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, जैसे प्राजोसिन हो गया, फेंटोलामाइन हो गया। फिर आता है बीटा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, इसमें हो गया प्रोप्रेनोलॉल, एटिनोलोल। तो हमारा फर्स्ट कैटेगरी थे ड्रग अफेक्टिंग सिंपैथेटिक टोन, उसके अंतर्गत ये सब ड्रग आ गई। अगला जो वैसोडाइलेटर्स, वैसोडाइलेटर्स में कौन कौन से ड्रग आते हैं, डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट हो गया। डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स में आर्टेरियल डायलेटर्स एंड बैलेंस्ड वैसोडाइलेटर्स, जैसे इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रोलाजिन एंड मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल वैसोडाइलेटर्स में होगा, जिसको एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट, इसमें नेफेडिपिन, अम्लोडिपिन, ये सब ड्रग आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट में। अगला इसमें है कैटेगरी एजेंट एक्टिंग ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो इसमें रेनिन इन्वर्टर, जैसे कि हम इसका सीधा एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे
सेरालेसिन हो गया, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल। तो बेसिकली मेन जो ड्रग है कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल है। अगला डायरेटिक्स, डायरेटिक्स में थायाजाइड डेरिवेटिव्स हैं, लूप डायरेटिक्स है, इसको हम कह सकते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है। ये हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमने देखा है इसको। तो इसको हम कह सकते हैं थायाजाइड में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, फेरोसिमाइड हो गया एंड ट्रायन हो गया। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन हो गया एंटी हेपेटाइटिस रिसेप्टर के बारे में। हमें डिटेल नोट किस पे लिखना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे लिखना है, तो उसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया एंटी हेपेटाइटिस का, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो बेसिकली अभी का जो है डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ पे ECF दिखा सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो सोडियम आयन है वो नीचे आते हैं, मतलब ICF में आते हैं और ECF में जाते हैं, ठीक है, एक्सचेंज होता है इसमें। यहाँ पे कैल्शियम चैनल पे आ जाता है, कैल्शियम चैनल से क्या है, कैल्शियम आयन जो है वो ICF में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम आयन और सोडियम आयन भी अपन में एक्सचेंज कर दें, हमारा स्मूथ वेसल्स हो गया, ठीक है। तो जब कैल्शियम चैनल यहाँ से कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम आयन अंदर आते हैं तो क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड होते हैं, मोर कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, फिर एक्टिन मायोसिन पे बाइंड होते हैं, ट्रोपोनिन C पे बाइंड होते हैं, मायोसिन को इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो ये हमारा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्या हुआ इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। तो इसको हम लैंग्वेज लिख सकते हैं, जैसे द ड्रग एक्ट बाय द ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल व्हिच इनहिबिट द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। तो ये ड्रग क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देती हैं, जो कैल्शियम आयन को जो है इनसाइड आने को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक्साइटमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम आयन एक्टिवेट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर मोर कैल्शियम आयन प्रोड्यूस होता है, फिर बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन C रिसेप्टर से, फिर ये इंटरेक्ट करते हैं एक्टिन और मायोसिन से। फिर वो क्या कॉज करते हैं, एक्टिन मायोसिन क्या कॉज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। फिर रिजल्ट में क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब ड्रग कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कैल्शियम चैनल एंड सोडियम पोटेशियम फॉर्मेशन, ठीक है। जब ब्लॉक कर देगा तो यहाँ से मोर को कैल्शियम चैनल प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे कि BP और हार्ट रेट में इंक्रीजमेंट नहीं होगा। तो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटल नोटिस में होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। आपका इसमें जो है हमारा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन से यूनिट फर्स्ट जो है फार्माकोलॉजी का समाप्त होता है। इसमें हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर में कौन कौन से पूछे गए हैं, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर के क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूनिट सेकंड के बारे में आपको लेके आएंगे, उसके बारे में आपका वीडियो रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।